Dr. Tarun Zadav is going to take a very commonly asked topic. I mean, very commonly asked question, I mean to say. So ये टॉपिक पे मुझे बात करना काफी टाइम से था बिकॉज ये बहुत ज्यादा ब्लंडर्स क्रिएट कर देता है स्पेशली ऑन द डे ऑफ योर एग्जाम एंड दिस इज इन रेफरेंस टू थर्ड ईयर सर्जरी स्टूडेंट्स स्पेशली जिनकी सर्जरी की एग्जाम रहने वाली है वो क्या है। अच्छा, आप लोगों के डाउट्स क्या रहते हैं एग्जाम के समय, स्पेशली जब आप लोगों ने 4 एग्जामिनर्स को देख लिया है आपके वाइवा के लिए? बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। शायद कई बार आप सोचते होंगे कि एग्जामिनर्स क्या पूछेंगे, कैसे सवाल पूछेंगे। वो तो कॉमन रहता है, मतलब हर टाइम पे एग्जामिनर्स बिकम लाइक द बिगेस्ट विलन फॉर यू। बट देन देयर इज वन कॉमन क्वेश्चन जो आप लोगों के मन में अक्सर रहता है, एटलीस्ट मैंने ये सुना है फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ माई करियर एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर, एंड तब से ये स्टूडेंट्स के दिमाग में चलता रहता है। या ये जाहिर सी बात है, आप लोग क्लिनिकल दास पढ़ते हो कई बार एग्जामिनेशंस केसेस या बाकी हिस्ट्री टेकिंग देखने के लिए, एंड एक तरफ आप होम्योपैथी एंड ऑर्गेनॉन देख रहे हो। उस वजह से ये अक्सर डाउट आता है बच्चों के दिमाग में, एंड दे कम अहेड एंड आस्क स्पेशली बिफोर द एग्जाम्स व्हेन आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द केस टू देम, मैम हमें होम्योपैथिक केस लेना है या सर्जिकल केस लेना है? और देन फिर मैम एग्जामिनेशन कैसे करें? मैम एग्जामिनेशन करना है ना, एंड देन मैम एग्जामिनेशन के अलावा हमने होम्योपैथिक केस प्रोसेसिंग या एनालिसिस इवैल्यूएशन भी करना है क्या? मतलब ये छोटे मोटे डाउट्स होते हैं। सी, कुछ चीजें विल डिफर एज पर द टीचर डिपेंडिंग अपॉन वो लाइव केस है या पेपर केस है, डिपेंड्स ऑन दैट। बट कुछ चीजें आपने बहुत ही ज्यादा समझ लेनी है दिमाग में डाल के, ओके, जहन में डाल दो रादर। एक बात बताओ, आपने ऑर्गेनॉन में केस टेकिंग से क्या पढ़ा है, क्या समझा है? यू टेक द केस, राइट? यू टेक द केस। आपने क्लिनिकल दास में क्या देखा है? यू टेक द केस। पढ़ा अगर होगा तो आई होप यू हैव रेड इट, या एनी अदर सर्जिकल क्लिनिकल बुक, राइट? आजकल काफी है। बट देन ये सब केस लेने के बाद यू रीच टू, इवन इफ यू हैव टेकन हचिसंस और इवन इफ यू हैव टेकन गोलवाला फॉर केस टेकिंग या केस एनालिसिस या हिस्ट्री टेकिंग के लिए, देयर इज समथिंग व्हिच इज वेरी कॉमन। ये लोग पहले ना केस लेते हैं, राइट? पेशेंट एब्डोमिनल पेन लेकर आया है, पेशेंट हेडेक लेकर आया, पेशेंट टेंडल पेन, पेन इन द टीथ लेकर आया, पेशेंट ईयर एक लेकर आया है या पेशेंट बैक पेन लेकर आया है। दे विल फर्स्ट टेक द केस, राइट? एंड देन दे विल डिसाइड उसका एग्जामिनेशन करना है कि नहीं है। दैट्स द सेकंड स्टेप, राइट? और एग्जामिनेशन के बाद देन दे विल कम टू अ अंडरस्टैंडिंग कि अभी हमें क्या करना है, आगे जाके रेमेडी क्या देनी है या वगैरह वगैरह वगैरह। एज अ फिजिशियन, राइट? बच्चों का काम रहेगा एग्जामिनेशन करने के बाद एनालिसिस इवैल्यूएशन करना, रीच टू अ रेमेडी, हैव अ फॉलो अप क्राइटेरिया, एंड देन एस्टैब्लिश पेशेंट को फॉलो अप के टाइम पे हम क्या क्या पूछेंगे। बराबर है? यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो रेमेडी या मैनेजमेंट कम्स लास्ट, फर्स्ट कम्स द केस। So please keep this in mind. One very important thing is that case taking is पहले, homeopathy, allopathy या surgery is a line of management. If you remember पहले वाले वीडियोस में मैंने कहा था कि homeopathy is not, homeopathy is not against surgery, and surgery and allopathy are absolutely different. बराबर है? And surgery and homeopathy are absolutely different. They are line of treatment. Case has to be taken in a way case is taken. आप केस लेने के बाद ही समझ पाओगे ना वो एब्डोमिनल पेन एग्जैक्टली किस वजह से है, वो बैक पेन एग्जैक्टली किस वजह से। उस बेसिस पे ही यू विल बी एबल टू डिसाइड द लाइन ऑफ मैनेजमेंट। सो बी इट होम्योपैथिक मैनेजमेंट, बी इट मेडिसिनल लाइन ऑफ मैनेजमेंट जिसमें होम्योपैथी एंड एलोपैथी आएगा, या बी इट सर्जिकल लाइन ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज द डिसीजन दैट यू विल टेक टुवर्ड्स द एंड। बराबर है? ओके, I hope this is one important thing which is very clear. Then comes what? Most of the time, individual एक person को एक case तो दिया नहीं जाएगा. It will be a group of 4 or 5 people who will go and take a live case. अगर live case लेना है तो, बराबर है? तो यहाँ पे आपने क्या decide करना है? यहाँ पे आपने ना भीड़ करते वक्त एक चीज याद रखनी है कि अगर आप पेशेंट होते, आप सबके क्वेश्चंस को आंसर देने में उतने कंफर्टेबल होते क्या? नहीं ना। तो नाउ यू हैव टू डिसाइड who is going to be asking, who is going to be jotting down,
who is going to be observing and who is going to be deciding how to do examinations and what to do examinations. मतलब हर बार पेशेंट एक दो कंप्लेंट्स लेके नहीं आता, कई बार कई सारे रहते हैं, तो कौन से जगह पे क्या क्या एग्जामिनेशन हमने करने, सो डिस्ट्रीब्यूट योरसेल्फ, राइट? सो एक जन अच्छा खासा केस लेगा, पूछेगा विदाउट इंटरप्शन, सो एवरीवन इज जस्ट सिटिंग लाइक अ लॉग, सेकंड पर्सन इज जॉटिंग डाउन इन एन अनसिस्टमेटिक मैनर, उसके बाद आपको फाइनल आपको सिस्टमेटिक मैनर में लिखना है, आपको सिर्फ 1 घंटा मिलता है मेरे ख्याल से उसके लिए, बराबर है? थर्ड पर्सन इज गोइंग टू बी नाउ ऑब्जर्विंग उसका जेस्चर, उसका बोलने का तरीका, रवैया, ऑन व्हाट ही इज एम्फसाइजिंग. द फोर्थ पर्सन इज गोइंग टू डू द एग्जामिनेशंस, मतलब क्या क्या करना है. अगर फिफ्थ पर्सन भी है उसके साथ, तो फोर्थ एंड फिफ्थ विल गो अहेड एंड डू द एग्जामिनेशन एट अ लेटर पॉइंट ऑफ टाइम, भाई सब लोग जब बैठ के वो पेपर फिलिंग कर रहे हैं. समझ में आ रहा है? तो दिस इज हाउ यू डिस्ट्रीब्यूट योर वर्क. मतलब एक पे बर्डन नहीं आता, या तो एक का और बाकी के चारों का केसेस जो रहते हैं वो अलग अलग नहीं रहते हैं. इससे होगा क्या, यू विल रीच टू अ प्रॉपर डायग्नोसिस इजीली. यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इसका क्या मिस आउट हो गया था यार, मैंने ये ऑब्जर्व नहीं किया, बिकॉज कई बार आप केस लेते वक्त उसके हाथ पैर या बाकी की चीजें, उसकी फिजिलिटी वो ऑब्जर्व नहीं कर पाते. तो ये आपको करना है, राइट? गिव इंपॉर्टेंस टू दैट, बिकॉज ये आपके टोटालिटी में आएगा अल्टीमेटली, राइट? एंड देन आप जब केस लोगे ना, आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. मतलब ये तो ऑब्वियसली हो गया हाउ टू ओवरकम, राइट? यू आर गोइंग टू distribute work in the 4 or 5 group of students who are going to sit along. Then if you are going to take the live case, always remember to take proper preliminary data, then proceed to chief complaint. chief complaint अभी 1 2 3 4 5 भी हो सकते हैं, अक्सर 1 2 ही ज्यादा रहते हैं. अभी चीफ कंप्लेंट को चीफ कंप्लेंट तब बोला जाता है जब उसके पास पेशेंट हैज कम विद द कंप्लेंट ऑफ बैक पेन सिंस आएगा. सिंस कितने दिनों से है, महीनों से है या सालों से है. देन यू हैव टू अरेंज दैट इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब अभी से कौन सा है अक्यूट, द वन यू नीड टू एड्रेस, देन उसके बाद क्या है, देन उसके बाद क्या है. ठीक है? मतलब सिंस फ्यू डेज, सिंस फ्यू मंथ्स एंड देन सिंस फ्यू इयर्स. You have to label, matlab you have to write this is chief complaint. So like the patient has come with a complaint of back pain since 5 days. Patient has come with a complaint of pain since 3 months. And patient has come with a complaint of abdominal pain since 5 months. Okay. So now ये ऐसे हो गई history. तो chief complaint पहले आपको पहला importance देना है उसे. And then you have to take उसका history, that is history of chief complaints. इसमें do not forget to mention the negative history also. अभी case taking in detail, I'll be discussing it later on. How as a student you should be taking the case, because कैसा है ना, आप लोगों ने कई बार आपके टीचर्स को देखा होगा, सीनियर फिजिशियंस को देखा होगा, इतना अच्छा केस ले लेते हैं, पर हमें जमता ही नहीं, पेशेंट हमारे सामने ओपन अप ही नहीं करता है. वाइवा इज नॉट द टाइम. ठीक है? वाइवा के टाइम पे मैं आपको पॉइंटर्स बता रही हूँ आपको क्या लिखना है, बिकॉज ये एग्जाम में आपको पूछा जाएगा. ठीक है? एट अ लेटर पॉइंट ऑफ टाइम आई विल बी पुटिंग अप अ वीडियो जो आपको एक क्लियर कट आइडिया दे देगा आपको केस कैसा लेना है एज अ स्टूडेंट, एज अ बिगिनर. ये अभी हिस्ट्री ऑफ चीफ कंप्लेंट में आपने क्या पूछना है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स फ्रॉम क्या है, LSMC ODP ऑनसेट ड्यूरेशन प्रोग्रेस कैसा है, पेन रेडिएशन कैसे हो रहा है, is the pain having any neurological affection, is the pain having any associated with any weakness वगैरह, इसके concomitants क्या मिल रहे हैं, इसके साथ PQRS symptoms क्या है, ये सब आपको पूछना है. And there are so many things along with that. Suppose if a person is having say back pain, okay, नेगेटिव हिस्ट्री में आपको क्या लिखना है, नो टिंगलिंग नमनेस अगर नहीं है तो आपको लिखना है. अक्सर पेशेंट्स को पूछते तो आप हो ही, बट लिखना भूल जाते हो, एंड देन एग्जामिनर से क्या प्रूफ है, आपने टिंगलिंग नमनेस लिखा नहीं है, यू हैव मिस्ड आउट ऑन दिस, यू कुड हैव डायग्नोस्ड इट एज sciatica or you could have diagnosed it as something else. So always make it a point. इसको फीवर था कि नहीं था, बाकी के समय फीवर था या नहीं था, लोअर लिम्ब में वीकनेस है भी या नहीं है, या इसका वेट गेन वेट लॉस हो रहा है कि नहीं, इसका बुखार वगैरह, एवरीथिंग, ऑल द नेगेटिव डेटा. इफ यू आर ट्राइंग टू रूल आउट एनी इन्फेक्टिव, ऑटो इम्यून और ट्रॉमेटिक हिस्ट्री वगैरह, मतलब हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा था भी कि नहीं, तो ये सब आपका नेगेटिव डेटा में आएगा.
Then comes associated complaints. Again, you might be aware of associated मतलब वो कंप्लेंट जो शायद पेशेंट को अभी बॉदर नहीं कर रहे हैं बट है उसके साथ। जैसे कई बार एलर्जिक राइनाइटिस रहता है, कई बार उसको नी पेन रहता है काफी टाइम से। सपोज इफ द पेशेंट का चीफ कंप्लेंट में नहीं नी पेन या कॉन्स्टिपेशन लंबे समय से है, दे विल बी एसोसिएटेड। फिजिकल जर्नल्स में क्या आएगा आपका, वही पेशेंट का फिजिकल अपीयरेंस, देन उसका एपेटाइट, डाइट, थर्स्ट, स्टूल, यूरिन, स्वेटिंग, उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसका स्लीप, ड्रीम्स, एवरीथिंग। बराबर, यू हैव टू आस्क ऑल दीज थिंग्स प्रॉपर्ली। स्पेशली चीफ कंप्लेंट के टाइम से ऑल्टरेशंस क्या क्या हुए हैं इनमें। नॉर्मल 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 मत लिखना, बहुत गड़बड़ हो जाती है, टोटलिटी नहीं मिलेगी, पीक्यूआर सिम्टम्स भी मिलेंगे, एंड देन योर रेमेडी विल बी समथिंग टैंजेंट। Keep this in mind, especially when you're taking your viva cases. Okay, and then you fumble up over here because maximum time पे viva cases आप लोग गड़बड़ी इसी वजह से कर देते हो। ठीक है, मेंटल जनरल्स उम्मीद नहीं की जाती है कि आप मेंटल जनरल पे पहुंचो, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि पेशेंट को 1 घंटे में इतना कुरेद सको आप, राइट? नहीं पॉसिबल होता है ना। तो मेंटली व्हेन नाउ पेशेंट इज कम्युनिकेटिंग विद यू, हाउ इज ही इज कंपोज, इज ही इरिटेबल, डज ही सीम एंशियस, मतलब वो बेचैन लग रहा है कि आपको यार मेरी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, मैं क्या करूं, कैसे होगा, वगैरह वगैरह। ये सब जो ऑब्जर्वेबल चीजें लग रही है ना, ये लिख दो। अभी पेशेंट की करंट कंप्लेंट से उसके बचपन का कोई लेना देना नहीं होगा, ऐसे मैं मान रही हूँ फिलहाल, राइट? ये डेटा, इतना पुराना डेटा मत लो, आपका बचपन कैसा था, आपका स्वभाव कैसा है, नो नो। How is this complaint affecting you at a different levels? Try affecting, asking this, and sometimes chief complaint में ही patient कई बार बोल देता है, मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना, पता नहीं अगर ठीक नहीं होगा तो कैसे होगा, मैं आगे कैसे जॉब करूंगा, या घर पे बच्चों को कैसे देखूंगी, वगैरह वगैरह, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, ये कर लिया, उस मतलब आपने थर्मल्स भी पूछ लिया है, इसके बाद ही नाउ यू आर गोइंग अहेड फॉर एग्जामिनेशन। ट्रस्ट मी, दिस इज नॉट हैपनिंग बिफोर। मतलब आप ना कई बार स्टूडेंट्स ऐसे गलती कर देते हैं कि यार चीफ कंप्लेंट ले लिया, चल फट से एग्जामिनेशन कर ले। मैंने देखा है ऐसे बच्चों को करते, एग्जामिनेशन कर लेते हैं बिकॉज एग्जामिनेशन पूछेंगे, बाकी का डेटा पूछते हैं, फिर वापस से पेशेंट को बैठाते हैं, फिर से डेटा लेते हैं, फिर से वापस से किसी को लगता है यार ये नहीं किया एग्जामिनेशन, ये कर लेते हैं। डोंट डू दैट। मैंने इसीलिए बोला है ना कि 4-5 जन जब आप बैठ रहे हो, एवरीवन इज अलॉटेड वन वन ड्यूटी, सो डू मेटिकुलसली, वो अपना अपना फर्ज निभाना है। ठीक है, अभी एक जन को क्या करना है, मैंने बोला केस लेना है, एंड बाकी लोगों को एकदम फर्नीचर की तरह वहां पे बैठे रहना। ठीक है, एंड जो अभी बंदा था वहां पे बैठा हुआ आपका बैचमेट, जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी था एग्जामिनेशन कौन से कर, मतलब पेशेंट शोल्डर जॉइंट का पेन लेकर आया, पेशेंट एब्डोमिनल पेन लेकर आया, पेशेंट नी पेन लेकर आया है, तो इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फिगर आउट शोल्डर में क्या क्या एग्जामिनेशन करना है, एब्डोमेन में क्या क्या एग्जामिनेशन करना है, फिर नी में क्या क्या एग्जामिनेशन करना है, दैट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, एंड देन अगर पांचवा है उसके साथ, तो वो दोनों बैठ के एग्जामिनेशन करें। हालांकि यू आर नॉट गोइंग टू बी अवे फ्रॉम हिम, आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाके देखो, बिकॉज अल्टीमेटली पांचों का केस एक साथ खुलने वाला है, तो आपको तो पता होना चाहिए ना। स्पाइन में कोई एसएलआर कर रहा है तो क्यों कर रहा है, फिगर ऑफ 4 नी में किया भी जाता है कि नहीं किया जाता है, ये पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स गलती में, आई मीन गलती से कई सारे ब्लाइंडली चीजें कर देते हैं, अरे फिगर ऑफ 4 करते हैं ना, वो नी को ऐसे मोड़ते हैं ना, नी पेन में तो देखते हैं नी पेन में फिगर ऑफ 4 होता हो, नहीं होता है। फिगर ऑफ 4 इज डन फॉर व्हाट? सो प्लीज गो थ्रू योर क्लिनिकल दास पहले। कई बार आपको ना अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, अगर आपके पास पेशेंट्स हो या मतलब आपको पता हो पहले दिन पे कि कौन से पेशेंट शायद एडमिट हुए हैं, तो गो अहेड एंड सी वो सारे डायग्नोसिस एंड उसके रिलेवेंट एग्जामिनेशंस क्या क्या करने हैं। ठीक है, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड क्या क्या एग्जामिनेशंस होने हैं, वगैरह वगैरह। एग्जामिनेशंस करते वक्त और 3 चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी है, दैट इज इट इज नॉट जस्ट अबाउट द लोकल एग्जामिनेशन। लोकल एग्जामिनेशन मतलब शोल्डर, बराबर है, नी जहां पे पेशेंट को पेन है, राइट? उसके अलावा यू हैव टू ऑलवेज स्टार्ट डूइंग द वाइटल्स। वाइटल एज एन टीपीआर बीपी हो गया, उसका स्क्लेरा देख लिया, उसका पैलर देख लिया, उसका लिम्फ नोड एनलार्जमेंट देख लिया, साइनोसिस, इक्टोरस, क्लबिंग वगैरह सब देख लिया, ये देखना जरूरी है। इसके बाद देन यू मूव अहेड विद सिस्टमिक एग्जामिनेशन। व्हाट इज सिस्टमिक एग्जामिनेशन? आरएस,
CVS, CNS per abdomen, right? You have to do all these things. अभी RS में directly don't write air entry bilaterally equal. It might be, might not be. However, do it ना, so that आपको findings भी पता चले बराबर से कैसे बताने हैं. CVS में भी आपको एग्जामिनेशन कैसे करना है. Then per abdomen में भी आपको कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं. Do you remember? वो क्वाड्रेंट्स को हर एक जगह पे आपको एग्जामिन कैसे करना है. प्लीज गेट योर हैंड्स ऑन द पेशेंट सो दैट कल को अगर आपका पेशेंट बाय चांस एब्डोमिनल पेन वाला है, आपको पता चले कि आपने कहाँ पे हाथ रखा था, कैसे एग्जामिन किया था, स्किन को कैसे पाल्पेट किया जाता है, हाउ डू यू पाल्पेट लेबर, ये सब आपको पता है. ठीक है. देन कम्स लोकल एग्जामिनेशन. अभी लोकल एग्जामिनेशन में क्या आएगा. योर पार्ट दैट इज अफेक्टेड, बीट नी, बीट एब्डोमेन, बीट शोल्डर, बीट स्पाइन. यहाँ पे you have to always understand that local examination is incomplete if you have not done inspection, palpation, percussion, auscultation. Now, orthopedic complaints में percussion, auscultation नहीं करोगे आप. आपको क्या करना है. Special test, range of motion and distal neurovascular examination. Okay, now अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है orthopedic examination, मेरे पहले पुराने वाले वीडियोस है जहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स ने एग्जामिनेशंस करके दिखाए थे. Go through all those orthopedic examinations, you'll get a good idea about how the orthopedic examinations are done. Glance of everything. ये करने का मकसद क्या था. Examination, you had to reach to some diagnosis. अभी knee pain था, यार ये RA हो सकता है, या OA हो सकता है, या osteomyelitis हो सकता है, या ligamental injury हो सकती है, या ACL tear हो सकता है. Differential diagnosis, right? Then you advise accordingly investigation. अभी knee pain वाले patient को आप थोड़ी ना LFT advise करोगे. आपको OA रूल आउट करना है. कोई थिंकिंग अबाउट OA, व्हाई विल यू एडवाइस CBC? लॉजिक. एडवाइस इन्वेस्टिगेशंस अकॉर्डिंग टू लॉजिक, यूज लॉजिक. Then you are coming to a final diagnosis because you have done special test. You should be reaching the final diagnosis very easily. And then in your mind, ये पेशेंट को हम ट्रीट कर सकते हैं कि नहीं, स्कोप क्या है, पैलिएटिव है, गुड है या बैड है, ये दिखाना है आपको. एंड देन आपको टोटालिटी निकालनी है. टोटालिटी निकालने के बाद आपने रेमेडी दी. सी कई बार ना रेमेडी इज not going to be the reason for you to score the marks. However, ये processing is very important. You making a totality is going to be very important, and you deciding and telling why this potency, why not that potency, is going to be very important. ठीक है. And then you establish a follow criteria. Now यहाँ पे the important things are what. आपने ये रेमेडी क्यों दी, बाकी और दूसरी रेमेडी उसकी नजदीक ही थी, वो क्यों नहीं दी. लेकिन पाइल्स आपने अस्क्यूलसी क्यों दिया, आपने एलो क्यों नहीं दिया, आपने पोडो क्यों नहीं दिया, आपने रटानिया क्यों नहीं दिया, सो ऑन एंड सो फोर्थ, नाइट्रिक क्यों नहीं दिया. आपके रीजंस आपको पता होना चाहिए. देन अगेन आपने OA ही कैसे डायग्नोस किया, आपने RA क्यों नहीं डायग्नोस किया, आपने ऑस्टियोमाइलिटिस क्यों नहीं डायग्नोस किया, आपने ACL tear क्यों नहीं डायग्नोस किया, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ये आपको पता होना चाहिए. सो प्लीज जो भी केस आए ना, उसका DDs कीप इन माइंड. ओके. एंड अ केस इज अ केस, राइट. होम्योपैथी, एलोपैथी, सर्जरी इज फाइनली द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट. सो आप एंड में ये भी बोल सकते हो कि माय पेशेंट माइट रिक्वायर सर्जरी एट अ लेटर पॉइंट ऑफ टाइम. दैट इज योर कॉल एंड दैट इज समथिंग दैट इज योर डिसीजन. बराबर है. पॉइंट्स क्यों सर्जरी रिक्वायरमेंट है ये आपको बाद में बताना. समझ में आ रहा है यहाँ तक. आई होप ये वाइवा के छोटे छोटे टिप्स हैं जो आपको क्लियर लग रहे होंगे. एंड अगर हाँ, तो प्लीज शेयर इट विद योर फेलो मेट्स, फेलो बैचमेट्स, जिनको शायद ये वाइवा में हेल्प करता है. बिकॉज द इंटेंशन इज कि आप सीरियसली अननेसेसरी नर्वस होके वाइवा में ना बैठो. नर्वस आप तब रहोगे जब आपको कई बार ऐसे लगेगा यार सीनियर्स का वाइवा इतना बुरा था, ये पूछा था, वो पूछा था. हालांकि पूछा तो बहुत सिंपल जाता है, बिकॉज वी डोंट वांट टू स्क्रू अप एनीवन. वी जस्ट वांट टू सी दैट कल को आपको जब लाइव केस लेना हो किसी का भी, आप उसमें कितने सक्षम हो रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड हो जाओगे ना, इट इज ऑल अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस. सो नाउ दैट यू माइट बी हैविंग सम गुड टाइम इन योर हैंड, keep these points in your head, work on these points, and then go ahead and take the case. It's not difficult. Further Viva K tips, I'll be speaking about it at a later point of time in my further videos. Stay tuned to it. Share with your friends and colleagues who are also appearing for your third year final exam sooner or later.
शेयर विद देम, बिकॉज ये वाइवा के टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऐसे ही वाइवा की और एग्जाम रिलेटेड टिप्स मैं देती रहूंगी। स्टे ट्यून्ड. Do press the like button and click on the subscribe button, and watch for more details that I have put up in the description also. Right? See you. Bye, and best wishes for your Viva.